अफगानिस्तान में हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। कई देश अपने अपने नागरिकों को वहां से निकाल रहे हैं। भारत सरकार ने भी अपनी वायुसेना के जरिए मिशन एयरलिफ्ट शुरू किया और अपने विमान C-17 ग्लोबमास्टर के जरिए 168 यात्रियों को काबुल से बाहर निकाल लिया। सबसे राहत की बात यह है कि काबुल से बाहर निकालने के इस मिशन में अकेले भारतीय ही नहीं हैं, बल्कि वो जरूरतमंद अफगानी सिख भी हैं जो किसी भी सूरत में वहां से निकलना चाहते हैं और उनकी मदद की भारत सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। इस तस्वीर पर कौन न मर जाए, ऐ खुदा। वाकई हिंडन एयरपोर्ट की इस तस्वीर में इंसानियत के लिए एक ऐसा पैगाम छुपा है जिसे देखकर किसी भी नेक दिल इंसान के चेहरे पर मुस्कुराहट खेलने लगे और आंखें पानी से भीग जाएं। भारत का मिशन एयरलिफ्ट। विमान से 168 लोग भारत पहुंचे। 107 भारतीय, 24 अफगान सिख पहुंचे। पूरे अफगानिस्तान में चीख, दर्द और बेबसी का माहौल है, मगर इसके बीच भी राहत की खबर यह है कि भारतीय वायुसेना ने मिशन एयरलिफ्ट के तहत सुरक्षित रूप से 168 लोगों को एयरलिफ्ट कर लिया है। भारत सरकार ने अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को दहशत की दुनिया से बाहर निकालने के लिए खास तौर पर इंतजाम किया और काबुल से उन लोगों को एयरलिफ्ट करवाया जो किसी भी सूरत में वहां से निकल जाना चाहते थे। हिंडन एयरबेस की ये तस्वीरें गवाह है कि यहां भारतीय वायुसेना का C-17 ग्लोबमास्टर विमान अफगानिस्तान में फंसे हुए भारतीयों को लेकर पहुंचा था। पहली तस्वीर हिंडन एयरबेस पर वायुसेना के विमान के पहुंचने की है और दूसरी तस्वीर विमान से उतरे उन अफगानी लोगों और उनके बच्चों की है जिन्होंने हिंदुस्तान की धरती पर कदम रखते ही राहत की सांस ली है। अमन की इस धरती सरजमीने हिंदुस्तान पर कदम रखते ही उनके चेहरों पर मुस्कान लौट आई। अफगानिस्तान से जो लोग लौटे हैं वो अब यहाँ हिंडन एयरबेस से वापस जा रहे हैं और देखिए बहुत इनके चेहरे पर राहत जरूर नजर आ रही है। नरेंद्र, सब ठीक है, अभी तो नॉर्मल है हालात, फिर भी वो हो रहा है थोड़े से हालात वहाँ के वो थे ना, तभी तो निकले हैं हम सारे। तो वहाँ अब किस तरह से 3 दिन किस तरह से गुजरे आपने? तो वो बस जैसे एयरपोर्ट में थे हम। सर, जो इवैक्यूएशन किया गया इसके बारे में क्या कहेंगे जो भारत सरकार ने किया है? बहुत बहुत धन्यवाद। अफगानी मूल के सिखों ने भी भारत सरकार का धन्यवाद किया। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में फंसे लोगों को लेकर भारतीय वायुसेना का C-17 ग्लोबमास्टर विमान गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पहुंचा। लेकिन ये सभी भारतीय नहीं थे, बल्कि इनमें 107 भारतीय हैं, जबकि इसके अलावा 24 अफगान सिख भी हिंदुस्तान आए हैं। वायुसेना के इस विमान के हिंडन एयरपोर्ट पहुंचने और विमान से आए लोगों से जुड़ी 5 तस्वीरें एक एक लम्हे की गवाही दे रही हैं। वायुसेना के इस विमान से एक महिला सांसद अनारकली और सिख सांसद नरेंद्र सिंह खालसा भी काबुल से भारत पहुंचे हैं। हिंदुस्तान पहुंचने के बाद नरेंद्र सिंह खालसा ने भारत सरकार को धन्यवाद दिया। इस दौरान वो मीडिया से बातचीत करते हुए भावुक भी हो गए। बस क्या करें, जो अफगानिस्तान में हमारे पीढ़ियों से रह रहे थे, इस तरह हालात जो एक हमने नहीं देखा, तो जो आप देख रहे हैं उधर सब कुछ हमारे से एरिया सब कुछ खत्म हुआ। 20 साल जो गवर्नमेंट बनी थी अतः सब कुछ खत्म है उधर, अब जीरो है। इससे पहले काबुल से ताजिकिस्तान के रास्ते कुल 94 नागरिक दिल्ली पहुंचे, जिनमें 87 भारतीय, 2 नेपाली और 5 डिप्लोमेट भी शामिल हैं। भारत ने अफगानिस्तान के एक सिख बच्चे को बगैर पासपोर्ट के एयरलिफ्ट किया है। अफगानिस्तान में हालात हर बीतते दिन के साथ ही बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। भारत सरकार ने अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों और इससे जुड़े मुद्दों के लिए एक अफगान स्पेशल सेल की स्थापना की है,
जिसके लिए हेल्पलाइन नंबर और जीमेल आईडी भी जारी की गई। आप जानकर ताज्जुब करेंगे कि पिछले 5 दिनों के दौरान सेल में 2000 से ज्यादा कॉल रिसीव किए गए, जबकि व्हाट्सएप पर करीब 6000 से ज्यादा आशंकाओं का निवारण किया गया। इतना ही नहीं, इस सेल ने इस दौरान 1200 से ज्यादा ईमेल के जवाब भी दिए, ताकि अफगानिस्तान में फंसे लोगों और उनके परिजनों को राहत दी जा सके यानी तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान से हर अमन पसंद तुरंत वहां से भाग निकलना चाहता है, फिर चाहे उसे क्यों ना अपनी जिंदगी ही दांव पर लगानी पड़ जाए। तालिबान ने पंजशीर पर कब्जे की कोशिश शुरू कर दी है, लेकिन उनके लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अहमद मसूद ने तालिबान को चेतावनी दी है कि वो तालिबान को कड़ा जवाब देंगे। पंजशीर प्रांत की तरफ से तालिबान को कड़ी चेतावनी जारी की गई है। तालिबान को आत्मसमर्पण के लिए पंजशीर प्रांत के लोगों ने कुछ घंटे की मोहलत दी है और उनके समर्पण न करने पर तालिबान पर हमला की धमकी दे दी है। इस बीच खबर आई है कि कुंदुज के तालिबान के गवर्नर और बगलान में तालिबान के डिप्टी गवर्नर ने हथियार के साथ सरेंडर कर दिया है। पंजशीर प्रांत के ट्वीट के मुताबिक दोनों ने बागलान प्रांत में सरेंडर किया है। अफगानिस्तान के बिगड़े हालात पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन एक बार फिर सामने आए। उन्होंने अपने संबोधन में आईएसआईएस को बड़ा खतरा बताया। यही नहीं, उन्होंने काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा को भी चुनौती बताया। साथ ही दावा किया कि अफगानिस्तान से लोगों को सुरक्षित निकालेंगे। Our first priority in Kabul is getting American citizens out of the country as quickly and as safely as possible. Every day we have troops on the ground. These troops and innocent civilians at the airport face the risk of attack from ISIS-K from a distance. Working hard and as fast as we can to get people out. That's our mission. अफगानिस्तान अब तालिबान का हो चुका है, लेकिन आने वाले वक्त में अफगानिस्तान की सूरत क्या होगी, नई सरकार की सीरत क्या होगी, तालिबान के वो कौन कौन से चेहरे हैं, तालिबान को वो कौन कौन से सरदार हैं जो अफगानिस्तान की नई सरकार बनाएंगे। आज हम आपको बताते हैं उन 5 चेहरों के बारे में जिनकी शह पर ही अफगानिस्तान में खून खराबा हुआ और जो आने वाले वक्त में अफगानिस्तान पर हुकूमत करेंगे। अफरा-तफरी, दहशत और गोलीबारी के बीच काबुल में हालात बहुत तेजी से तब्दील हो रहे हैं। अफगानिस्तान के ज्यादातर हिस्सों पर बंदूक के दम पर अब अपना झंडा फहराने के बाद तालिबान ने सरकार बनाने के लिए बातचीत के सिलसिले शुरू कर दिए। तालिबान सरकार में कौन होगा सरदार? कैसे चलेगी अफगानिस्तान में सरकार? तालिबान में सरकार का क्या है फ्रेमवर्क? अफगानिस्तान में नहीं होगा लोकतंत्र? आने वाले वक्त में अफगानिस्तान की सूरत क्या होगी? वहां तालिबान की नई सरकार की सीरत क्या होगी? तालिबान के वो कौन कौन से चेहरे हैं, वो कौन कौन से सरदार हैं जो अफगानिस्तान पर हुक्म चलाएंगे? हम आपको तालिबान के उन 5 ताकतवर नेताओं से रूबरू कराते हैं जो अब अफगानिस्तान के हाकिम और हुक्मरान होंगे। इनमें सबसे पहला नाम मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, दूसरा नाम है हिब्तुल्लाह अखुंदजादा, तीसरा नाम है मुल्ला मोहम्मद याकूब का, चौथा नाम है सिराजुद्दीन हक्कानी और 5वां नाम है शेर मोहम्मद अब्बास इस्तानिकज़ई। आने वाले समय में कि क्या ये 5 लीडर्स नेता
अपने आप में एकजुट रह पाते हैं या नहीं, बट फिर भी तालिबान में बरादर का जो रोल है, जो जिस तरीके का उसका रिस्पेक्ट है, जिस तरीके की उसकी लीडरशिप है, मुझे लगता है कि किसी ना किसी तरह बरादर की ही राष्ट्रपति के अपॉइंटमेंट पर ताजपोशी होगी। यही वो 5 चेहरे हैं जिनके इर्द गिर्द आने वाले वक्त में तालिबान की नई सरकार होगी। यही वो 5 चेहरे हैं जिनका असर तालिबान के लड़ाकों पर सबसे गहरा है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अफगानिस्तान में तालिबान जब तक अपनी नई सरकार का गठन नहीं कर लेता, तब तक एक काउंसिल यानी कि सूरा के जरिए पूरे देश की हुकूमत चलेगी। तालिबान के कमांडर ये भी साफ कर चुके हैं कि अफगानिस्तान में अब फिलहाल लोकतंत्र की कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसे में अफगानिस्तान के लिए तमाम फैसले शरीयत कानून के तहत ही लिए जाएंगे। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर इस वक्त तालिबान के टॉप सरदारों में से एक हैं। चेहरे मोहरे से बेहद शांत से दिखने वाले अली बरादर नीतिगत फैसले तो करते ही हैं। तालिबान के लिए क्या सही है और क्या गलत, इसका फैसला भी यही करते हैं। अफगानिस्तान के उरुज़गान सूबे में पैदा हुए मुल्ला बरादर तालिबान की बुनियाद रखने वाले मुल्ला उमर के रिश्तेदार हैं अब्दुल गनी बरादर, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी ISI के सबसे खास आदमी हैं। बरादर के बारे में ये बात सबसे ज्यादा हैरान करती है कि अमेरिका के ही कहने पर मुल्ला बरादर को 2010 में कराची में गिरफ्तार किया गया था और 8 साल जेल में बिताने के बाद अमेरिका की ही सिफारिश पर जेल से आजाद किए गए। तालिबान की मौजूदा कमान हिब्दुल्ला अखुंदजादा के पास है। उन्हें तालिबान का सुप्रीम सरदार कहा जाता है। साल 2016 में जब अमेरिकी ड्रोन हमले में तालिबान का तत्कालीन सरगना मुल्ला मंसूर अख्तर मारा गया, तो अखुंदजादा ने ही तालिबान की कमान संभाली। जो सूरा यानी काउंसिल इस वक्त अफगानिस्तान में हुकूमत करने वाली है, उसकी कमान भी अखुंदजादा के हाथ में ही होगी। हिब्दुल्लाह अखुंदजादा की पहचान एक मजहबी नेता की रही है। तालिबानी उनका अदब व एहतराम करते हैं। उनकी अपील का तालिबानी लड़ाकों पर गहरा असर होता है। तालिबान चीफ बनने के बाद अखुंदजादा ने अल-कायदा प्रमुख ऐमान अल जवाहिरी की सरपरस्ती हासिल की, लिहाजा उसे वफादारों का अमीर भी कहा जाता है। तालिबान के राजनीतिक, धार्मिक और लड़ाई के मामलों पर आखिरी फैसला अखुंदजादा ही करता है। मुल्ला उमर की मौत के बाद तालिबान संगठन को अखुंदजादा ने टूटने से बचाया। अफगानिस्तान में जिस तरीके से तालिबान ने उथल पुथल मचा रखी है, जिस तरीके से पूरा तालिबान कंट्रोल में है, उससे बड़ा क्लैरिटी लगती है कि उसका जो चीफ है बरादर, वही अफगानिस्तान की पॉलिटिक्स में सबसे बड़ा से रखेगा। चाहे पाकिस्तान को ये बात पसंद आए या ना आए, चाइना को पसंद आए या ना आए। तालिबान के सरदारों में सबसे कम उम्र का मुल्ला याकूब असल में तालिबान की नींव रखने वाले मुल्ला उमर का बेटा है, जो संगठन के तमाम फौजी ऑपरेशन का सरदार है। मुल्ला मोहम्मद याकूब को एक तरह से तालिबान का आर्मी कमांडर भी कहा जा सकता है। खुफिया रिपोर्ट में कहा गया है कि मुल्ला मोहम्मद याकूब ही अफगानिस्तान में तालिबान के हर ऑपरेशन को अंजाम देता है और उसी की इजाजत से तालिबान के लड़ाके कोई कदम उठाते हैं। यानी तालिबान लड़ाकों पर मुल्ला मोहम्मद याकूब का पूरा कंट्रोल है। मोहम्मद याकूब की उम्र करीब 35 साल है और वही तालिबान का असली वारिस है। मुल्ला मोहम्मद याकूब के बारे में कहते हैं वो बहुत ज्यादा बेरहम हैं। उसी के इशारे पर तालिबान के लड़ाके बेगुनाह और मजलूम लोगों पर जुल्म ढाते हैं। अगला नाम सिराजुद्दीन हक्कानी। तालिबान के टॉप कमांडरों में से एक रहे जलालुद्दीन हक्कानी का बेटा सिराजुद्दीन हक्कानी इन दिनों तालिबान के बड़े नेताओं में शामिल है और वही हक्कानी नेटवर्क चलाता है, जिसे असल में तालिबान का सबसे बड़ा सहयोगी संगठन माना जाता है। हक्कानी नेटवर्क पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर तालिबान की वित्तीय और सैनिक संपत्ति की देखरेख करता है। यानी हक्कानी नेटवर्क ही तालिबान का असली इंतजाम अली है। पाकिस्तान का वफादार है सिराजुद्दीन हक्कानी। इसी ने आतंकियों को पाकिस्तान की फौज से ट्रेनिंग दिलाई।
48 साल का सिराजुद्दीन हक्कानी कितना बड़ा आतंकवादी है, इसका अंदाजा उसके सिर पर लगे इनाम से लगाया जा सकता है। उस पर 1 करोड़ अमेरिकी डॉलर यानी करीब 70 करोड़ रुपए का इनाम है। फिदाइन हमलों का उस्ताद भी है सिराजुद्दीन हक्कानी। अफगानिस्तान की सरकार बनाते समय चाहे हक्कानी नेटवर्क आगे आए और बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, चाहे तालिबान ले, चाहे कोई भी और ऑर्गेनाइजेशन जो अपने आप में यूनाइटेड नेशन और वर्ल्ड के टेररिस्ट की लिस्ट में है, आतंकवादी रहे हैं, आतंकवादी का तगमा उनको हमेशा से लगा रहा है। जब भी वो अपनी सरकार बनाएंगे, चाहे मिली जुली बनाए, चाहे कैसी भी बनाए, वो अपने उस टेररिस्ट और उस कट्टरवाद कैरेक्टर से बाहर नहीं आ पाएंगे। अगला नाम शेर मोहम्मद इस्तानिकजई। इस्तानिकजई तालिबान का एक बड़ा नेता होने के साथ साथ संगठन का वो चेहरा है जो अक्सर तालिबान की ओर से होने वाली बातचीत में शामिल रहता है। साल 2001 में जब तालिबान के हाथ से सत्ता फिसली तो इस्तानिकजई ने देश छोड़ दिया और दोहा में रहने लगा। इस्तानिकजई को कट्टर मजहबी नेता माना जाता है जो 2015 में दोहा में मौजूद तालिबान के सियासी दफ्तर का मुखिया बना। अमेरिका के साथ हुए शांति समझौते में भी ये शामिल था। इस्तानिकजई के बारे में मशहूर है कि 70 के दशक में अफगान सैनिकों के साथ देहरादून में IMA से ट्रेनिंग ली थी। बेहद पढ़े लिखे इस्तानिकजई का पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से नजदीकी रिश्ता है। काबुल में मौजूद अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट पैलेस पर अब इनमें से किसी एक का ही कब्जा होगा, लेकिन वो कौन होगा? बस इसी बात को तय करने के लिए तालिबान के बड़े नेताओं के बीच बैठकों का सिलसिला चल रहा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन तालिबान का विरोध करने वाला दूसरा गुट भी अलग अलग बैठक करके अपने लिए सियासी भूमिका की तलाश में जुटा हुआ है। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को वहां से निकालने का काम और तेज हो गया है। वहां फंसे कई लोगों को लेकर 3 अलग अलग विमान कुछ देर पहले ही दिल्ली पहुंचे हैं। कतर एयरवेज के विमान में 30 लोग, कतर एयरवेज का ये विमान था जिसमें 30 लोग शामिल हैं। एयर इंडिया के विमान में 1, जबकि विस्तारा के विमान में कुल 104 लोग भारत लौटे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट से हमारे सहयोगी अमित सिंह लाइव मौजूद हैं। अमित, कल भी हमने देखा कई भारतीय वापस आए थे और अभी भी कई भारतीय भारत लौटे हैं। इनमें कौन कौन लोग शामिल हैं? क्या कुछ राजनयिक भी हैं? देखिए, एक कुल अभी तक जसप्रीत 135 पैसेंजर जो हैं वो इस वक्त पहुंच चुके हैं दिल्ली एयरपोर्ट पर और 3 फ्लाइट में ये कुल आए हैं और फिलहाल जो है सभी एयरपोर्ट के अंदर इस वक्त मौजूद है। सभी का कोरोना प्रोटोकॉल सबसे पहले पालन किया जाएगा, उसके बाद इमिग्रेशन, कस्टम्स, वो तमाम जो प्रोटोकॉल्स हैं उसको पालन करने के बाद ही वो बाहर निकलेंगे और उसके बाद जाहिर तौर पर जब वो अफगानिस्तान से आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर उनकी पूरी डिटेल्स जो हैं वो हमारे अधिकारियों के पास होंगी और एक बार फिर से उसको रिहास करके यहाँ पर जो अधिकारी जो है, तो जाहिर तौर पे इस वजह से थोड़ा समय लग जाता है। एक और फ्लाइट आने वाली है जो कि इंडिगो की है जिसमें 11 शख्स हैं। वो फ्लाइट 5:10 पर लैंड होने वाली थी लेकिन अभी तक बताया जा रहा है कि लैंड नहीं हुई है। और अब ये भी बताया जा रहा है कि जो शख्स यहाँ पहुँच रहे हैं वो सभी इंडियन हैं और वो काबुल में अफगानिस्तान के अलग अलग इलाकों में फंसे हुए थे। तो फिलहाल वो लैंड कर चुके हैं। जैसे ही वो बाहर निकलेंगे हम उनसे बातचीत करेंगे और जो तमाम अपडेट्स होंगे वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ठीक है अमित, लौटेंगे आपके पास हम। बिहार के दानापुर में एक आदमी की हत्या से खफा लोगों ने सड़क जैम कर हंगामा किया और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। बताया गया कि जिस शख्स की हत्या की गई उसका शव एयरपोर्ट के पास झाड़ियों में मिला, जिसकी सूचना मिलते ही लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने शव को सड़क पर रखकर खूब हंगामा किया। वहां से सामने आई तस्वीर में कुछ महिलाएं शव के पास बैठकर फूट फूट कर रोती नजर आई। मौके पर पुलिस के पहुंचने से पहले ही खफा लोगों ने टायरों को जलाकर सड़क पर ट्रैफिक रोक दिया और पुलिस वालों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जैसे ही इस हंगामे की भनक पुलिस वालों को लगी, वो दलबल के साथ वहां पहुंचे और हंगामा कर रहे लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन गुस्से से आग बबूला लोग पुलिस की कोई बात सुनने को तैयार नहीं हुए और काफी देर तक इसी तरह हंगामा जारी रखा। हालांकि कुछ घंटों के बाद बड़ी मुश्किल से पुलिस लोगों को शांत करवाने में कामयाब हुई और तब जाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।
हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने चंडीगढ़ के पीजीआई अस्पताल में अनिल विज से मुलाकात की। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर चंडीगढ़ के पीजीआई अस्पताल पहुंचे और वहां भर्ती राज्य के गृह मंत्री अनिल विज से मुलाकात कर उनका हाल जाना। ऑक्सीजन लेवल कम होने के बाद अनिल विज को पीजीआई अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के सिम्स अस्पताल से चोरी हुई बच्चे को पुलिस ने मध्य प्रदेश के उमरिया से बरामद कर लिया। साथ ही पुलिस ने बच्चा चोरी के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें 2 महिलाएं शामिल हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में एक बाइक अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसकी वजह से बाइक सवार 2 लोग गहरी खाई में गिर गए। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और दोनों को खाई से बाहर निकाला। इस हादसे में दोनों बुरी तरीके से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। भारतीय खिलाड़ी शैली सिंह अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल से चूक गई। लॉन्ग जंप में शैली सिंह ने 6.59 मीटर की छलांग के साथ सिल्वर मेडल अपने नाम किया। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने उनके शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें बधाई दी। दिल्ली बूढ़पुर गांव के पास एक कार ने एक लड़के को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर मारने के बाद कार का ड्राइवर वहां से फरार हो गया। दिल्ली के पास हरियाणा के फरीदाबाद में एक अस्पताल के कर्मचारी को नाबालिग के रेप के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप है कि ये कर्मचारी अपने पिता के इलाज के लिए अस्पताल आई नाबालिग लड़की को जबरन अस्पताल के बेसमेंट में ले गया और इस घटना को अंजाम दिया। झारखंड के धनबाद से डराने वाली ये तस्वीर सामने आई। वहां खनन के काम में लगी एक कंपनी के कर्मचारियों पर कुछ लोगों ने गोलियां चला दी। बताया गया कि वहां के लोग बाहरी लोगों को काम देने का विरोध कर रहे हैं, जिस पर वहां भूमि पूजन के समय ही हंगामा खड़ा हो गया और कुछ लोगों ने खनन कंपनी के प्रबंधक पर गोलियां चला दी, जिसमें वो बाल बाल बच गए। अचानक हुई इस गोलीबारी से वहां हड़कंप मच गया और मौके पर मौजूद बाकी लोग भी किसी तरह अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। इस गोलीबारी के बाद की जो तस्वीरें सामने आई, उनमें पूजा का सामान जमीन पर बिखरा नजर आया, जबकि खुदाई करने वाली मशीन और कुछ डंपर वहां खड़े दिखाई दिए। कंपनी के कर्मचारी ने मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी को घटना की पूरी जानकारी दी। गाली गलौज करते हुए और कट्टा था उन लोगों के पास हाथ में। लेकिन इसी बीच कंपनी में काम देने की मांग कर रहे कई लोग थाने पहुंच गए, जिन्हें थाने में घुसने से रोकने के लिए पुलिस वालों ने थाने का मेन गेट बंद कर दिया, जिसके बाद इन लोगों ने वहीं पर खड़े होकर कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने साफ किया कि वो किसी भी कीमत पर बाहरी लोगों को काम नहीं करने देंगे। हम लोग चाहते हैं कि बाहरी लोगों को यहाँ रोजगार न मिले, क्योंकि यहाँ के लोग प्रभावित होंगे। पुलिस ने कंपनी की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का भरोसा दिया। गोवा में कोरोना कर्फ्यू को 30 अगस्त तक बढ़ा दिया गया। गोवा सरकार ने कोरोना कर्फ्यू को 30 अगस्त तक बढ़ा दिया। नई गाइडलाइंस के मुताबिक कसिनो, सामुदायिक हॉल, रिवर क्रूज, वाटर पार्क, स्पा और मसाज पार्लर पर पहले की तरह ही पाबंदी रहेगी। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के पीए और शिवसेना के सचिव मिलिंद नार्वेकर का रत्नागिरी के दापोली में बन रहे बंगले को गिरा दिया गया। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने बिना अनुमति अवैध रूप से बंगला बनाने की शिकायत की थी। यूपी के टावा में 500 बोरी चावल लदा ट्रक गायब करने के आरोप में पुलिस ने ट्रक समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि पकड़े गए ट्रक से सिर्फ 10 बोरी चावल ही बरामद हो सके। यूपी की बस्ती में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। इस बीच गोली लगने से घायल हुए एक बदमाश और उसके एक साथी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि मौके का फायदा उठाकर बाकी 4 बदमाश वहां से फरार हो गए। बाद में पुलिस ने इनका पीछा किया और उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ में 3 पुलिस वाले भी घायल हो गए। राजस्थान के कोटा में एक महिला की हत्या के आरोप में गिरफ्तार उसके पति को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया। इमरान नाम के शख्स ने कुछ दिन पहले ही अपनी पत्नी की चाकू से हमला कर हत्या कर दी थी। बिहार के बेगूसराय में मामूली विवाद में 2 गुट आपस में भिड़ गए। इस बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें करीब 6 लोग घायल हो गए। पुलिस मामला दर्ज कर छानबीन में जुट गई। अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है, जिस तरह तालिबान वहां बंदूक के जोर से हुकूमत पर कब्जा जमा कर बैठा है, इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई का ही हाथ है। असल में अफगानिस्तान में तालिबान की कदमताल के पीछे आईएसआई की गहरी साजिश की चाल है। न्यूज 18 को अपनी पड़ताल में ये सबूत भी मिल गए हैं कि तालिबान के नेताओं के पीछे कैसे इमरान खान की सरकार और उसकी खुफिया एजेंसी सजदा कर रही है। इसी बीच एक बड़ी खबर ये सामने आई कि अफगानिस्तान के पंजशीर प्रांत ने तालिबान को चेतावनी दी है, यानी अफगानिस्तान में अब और भी ज्यादा बड़ा घमासान हो सकता है।
आईएसआई की तालिबान से मिली भगत। आईएसआई मुखिया का अफगानिस्तान दौरा। कंदहार में तालिबान लड़ाकों से मुलाकात। न्यूज 18 की एक्सक्लूसिव पड़ताल। मुल्ला बरादर काबुल जाने से पहले नमाज अता करने पहुंचे थे। अफगानिस्तान के अंदर बहुत बड़ा रोल रहा है। आईएसआई और पाकिस्तान को काफी पहले से पता लग गया था कि अब अमेरिकी सैनिक यहां से बाहर जाने वाले हैं। तभी से इन्होंने एक बड़ी तैयारी करनी शुरू कर दी थी और इनका मकसद था अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा करना। आईएसआई ने अपने जो मॉड्यूल्स थे वो अफगानिस्तान के अंदर कई जगहों पर कई स्तर के ऊपर बिठा रखे थे। अफगानिस्तान की सरकार में, उसकी फौज में और कई सारे ट्राइबल कबीलों के बीच में भी आईएसआई मॉड्यूल काम कर रहे थे। न्यूज 18 के पास कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो इस बात की गवाही देती हैं कि पाकिस्तान तालिबानियों के साथ मिला हुआ है और काबुल में नई सरकार के गठन में बराबर उनकी मदद कर रहा है। न्यूज 18 ने पहले भी अपनी रिपोर्ट में कहा था कि पाकिस्तान काबुल में एक नई सरकार के गठन में अहम भूमिका निभाने की तैयारी में है। कयास लगाए जा रहे हैं कि अफगानिस्तान में इन तालिबानियों के सरकार गठन पर बातचीत के लिए पाकिस्तान के विदेश मंत्री महमूद कुरैशी काबुल पहुंच सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के विदेश मंत्री महमूद कुरैशी ने शुक्रवार को साफ कर दिया था कि पाकिस्तान का इरादा पक्का है कि वो अफगानिस्तान में अहम रोल निभाने के लिए हर मुमकिन तरीके से तैयार है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा था कि उनका एक दूत अफगानिस्तान में मौजूद है और तमाम हस्तियों से संपर्क बनाए हुए है और पाकिस्तान के विदेश मंत्री का ये कहना ही साफ कर देता है कि पर्दे के पीछे से पाकिस्तान किस तरह का खेल खेल रहा है। पाकिस्तान की मदद से तालिबान किसी भी हालत में अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा नहीं कर सकता था। एक तरफ एक आधुनिक सेना थी, 3.5 लाख के करीब सैनिक थे और दूसरी तरफ ये ऊंचा पजामा, ढीला कुर्ता, सैंडल और टूटी मोटरसाइकिल के ऊपर तालिबानी लड़ाका थे। ये तालिबानी लड़ाकों ने पूरे मुल्क के ऊपर कब्जा कर लिया। ये बहुत बड़े हैरानी की बात है। तो ये बगैर पाकिस्तानी लॉजिस्टिक सपोर्ट के, ऑपरेशनल सपोर्ट के और इंटेलिजेंस सपोर्ट के ये बिल्कुल भी नामुमकिन है। अफगानिस्तान पर तालिबानी लड़ाकों के कब्जा करते ही पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा था कि पूर्व की अफगान सरकार तालिबान के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैला रही थी, जो अब झूठी साबित हुई है, क्योंकि तालिबानियों ने सरकारी कर्मचारियों के लिए आम माफी का ऐलान किया है